पुस्तक से एक ये भी हुआ पापा कि सबको आपकी उम्र पता चल गई। अगर आप 20 साल बाद अर्धशतक निकालते तो शायद सबको लगता कि हाँ अब 50 के लगते भी हैं। आज पापा की बहुत तारीफ हुई, थोड़ी बहुत खट्टी मीठी आलोचना भी हुई, पर कुछ तारीफ ऐसी होती हैं जो आपसे जुड़ जाती हैं, जो आपको हमेशा याद रहती हैं। बहुत समय पहले चित्रा मुखर्जी जी ने मुझसे कहा था कि अभिषेक तुम्हारा माथा चावल जैसा है, तो वो तारीफ मुझे आज तक याद है। इसी के साथ मैं चित्रा मुखर्जी को मंच पर बुलाता हूँ कि आए और इस कार्यक्रम को अवॉर्ड बनाएं। पहले तो मैं अभिषेक को मैं चकित हूँ। छोटा सा अभिषेक अब इतना बड़ा होकर के और इसने तो बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है कि किसी कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करना और उसके बराबर समयानुकूल नियंत्रण बनाए रखना और इतनी मीठी भाव से बनाए रखना कि बड़े बड़े अगल बगल झांकते हुए इस बात का एहसास करें कि नहीं नहीं बस अब बोल चुके हैं, बाकी बातें करी। तो सचमुच ये जो भविष्य का इतना अच्छा एंकर और आवाज बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ दूरदर्शन के बहुत बड़े जाने माने प्रोड्यूसर और कवि अमरनाथ अमर जी यहाँ उपस्थित हैं। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। वो सुन रहे होंगे अभिषेक को, लेकिन आपको जो है आपका आशीर्वाद बना रहे इसके बना मिले इसको। तो मेरे लिए नरेंद्र की जो नई पुस्तक है अर्धशतक, बहुत पहले बालजाक का नाम सुना होगा आपने। बालजाक ने से एक बार उनकी एक पुस्तक के ऊपर उनके कुछ साथियों ने घेरेबंदी की कि आपकी पुस्तक की विधा को समझ में नहीं आती। ये पुस्तक तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे अगर आपको विधा समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ इस विधा की पुस्तक। तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि आपने कबाड़ लिखा। बोले कबाड़ से क्या तात्पर्य? बोले जो चीजें कभी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं लेकिन कभी कभी हमारे घर के स्टोर रूम में उन्हें हटा कर रख दिया जाता है और ये सोचा जाता है कि अब ये जरूरी नहीं है हमारी गृहस्थी में या हमारे लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो स्टोर जो है वो कबाड़ खाना नहीं है। उसमें वो चीजें जो कभी बहुत महत्वपूर्ण थी उनको उन महत्वपूर्ण चीजों को घिस जाने पर संभाल कर रख दिया गया है। वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं उससे, उसे हम हटा नहीं पा रहे हैं अपने से, हम उसे फेंक नहीं पा रहे हैं अपने से, लेकिन हम उसे संजो करके इसी घर के इसी कोने में रखे। नरेंद्र लघु कथाकार है, लघु कथा के साहित्यकार हैं और लघु में अपनी बातें कहने का हुनर रखते हैं और उनकी सहज भाव से भरी अभिव्यक्ति सभी ने तारीफ और वो उनकी लघु कथा में भी परिलक्षित होती रहती है। अर्धशतक के संस्मरण पढ़ते हुए मुझे लगा कि बालजाक ने जो अपने बारे में कहा था कोई यहाँ भी कह सकता है नरेंद्र कि ये संस्मरण है या जीवनी है या आत्मकथा। तो मुझे बालजाक बहुत प्रासंगिक करते हैं कि ये पहले तो मैं एक बात को भी इससे जोड़ना चाहती हूँ। संस्मरण में बहुत अंतराल है, 5-6 वर्ष पहले का और फिर उसके बाद का। लेकिन
उसमें एक कार्यक्रम होना चाहिए। इतिहास प्रकांड होता है, इतिहास में कालक्रमानुसार अपने समय का आकलन होता है, लेकिन संस्मरण स्मरण पर आधारित होता है, स्मृति पर आधारित होता है। और जैसे जैसे स्मृति आपको जिस वक्त एक कौंध की तरह है, बिजली की कौंध की तरह, जुगनू की भी कौंध में मानती है, छोटी सी उजास प्रकाश की रोशनी बड़ी हो जाती है। तो वो जो आती है वो कहीं ना कहीं एक लघु कथाकार, लघु कथा के साहित्यकार मर्मा के लिए जब ये संस्मरण लिखे हैं तो उसी कौंध के अनुसार जिसके सूत्र बालजाक उस कथा से जुड़ते हैं। कथन का आशय मैंने स्पष्ट किया है, उसकी भाषा थोड़ा अलग है। तो मुझे कहीं नरेंद्र में वो चीज नजर आई। आखिर लघु कथाकार ने इतने लघु संस्मरण लिख करके मुझे तो चकित कर दिया। मुझे लगा दुनिया में मैंने इतने लघु संस्मरण नहीं पढ़े, लघु वाक्यों में नहीं पढ़े। यानी कठौती में गंगा की तरह उसने उन संस्मरणों को भी लघु फ्लेवर में, उस शैल्पिकता में उसने दिया। आप देखिए ये तोड़ फोड़, क्योंकि बालजाक ने बिना गुस्से में 3-4 टैग पी चुके थे उस वक्त, उनके 2 टैग से ज्यादा या कम पी चुके होंगे, लेकिन बालजाक ने इस बात को स्वीकारा कि मैंने कहा एक लेखक जिंदा तभी रहता है, आपकी पारंपरिक विधाओं जो साहित्य की विधाएं हैं, जिंदा तभी रहता है जब वो उन्हें तोड़ फोड़ कर कुछ नया दे। एक फसल आपकी जो है वो सारी पारंपरिकता से जुड़ी हुई होती है, लेकिन वो मिट्टी की नमी मांग करती है। कहाँ वो कम पड़ गई, कैसी कम पड़ गई, सदियों की मार खाते खाते कहाँ पीछे छूट गई। तो हमें कुछ ऐसे 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 संसाधन जुगाड़ करने पड़ते हैं जिसकी नमी को कायम रख सके। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये एक अद्भुत पुस्तक बन गई है, और ये शायद उसी बुरेपन जिसका जिक्र यहाँ सभी लोगों ने किया, जिस सहजता का जिक्र किया, उसी से ये निर्मित हुई। और मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं एक ऐसा मोड़ साबित होगी अगर नरेंद्र के भीतर का, क्योंकि नरेंद्र का जमाना है आजकल विवेकानंद भी बहुत याद किए जा रहे हैं, आप पढ़ रहे होंगे, और नरेंद्र मोदी तो मौजूद ही तो नरेंद्र का वक्त और इस वक्त को अपनी सारी किताबों का सफर मचाते हुए इस किताब के रूप में, अर्ध शक्ति के रूप में अब एक उम्र अलग से शुरू होती है, जिसका जिक्र साहित्यकार कमल जी ने यहाँ पर किया गंभीरता से। तो मुझे लगता है कि कभी कभी कोई विधा जिसमें जिस तरह से वो बढ़ता है एक लेखक और उससे जुड़ता है और उस विधा में अपने आप को समोता है, अपनी जिंदगी से शुरू करके इस संस्मरण आमतौर पर उन लोगों के बारे में लिखे जाते हैं जो लोग हमारी जिंदगी में शिरकत कर चुके होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं, हमारे मोहब्बती होते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, या कहीं न कहीं उन्होंने हमारी जिंदगी में कुछ तोड़ फोड़ की होती है। आप जो भी संस्मरण पढ़ेंगे, अभी जिक्र भी हुआ रघुनाथ भाई ने यहाँ पे किया, और वो डॉक्टर रामविलास शर्मा से लेकर के और पद्म पुस्तक का जिक्र किया, और तो और यहाँ अब तक आते थे काशीनाथ सिंह से लेकर के रविंद्र कालिया तक, गालिब छूटी शराब के बहाने, शराब छूटी कि नहीं छूटी, खैर उसकी तो गवाह मैं हूँ, लेकिन उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर सकती, यहाँ नरेंद्र की पुस्तक का जिक्र हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि नरेंद्र ने इन संस्मरणों को एक नया फ्लेवर, एक शब्द विधान दिया है, और एक नई एक
विधा भी ईजाद की है कि ये लघु कथा विधा केवल लघु कहानियों तक सीमित रही है। अब लघु संस्मरण भी जो है वो उन्होंने दिया है, संगीत दिया है अपनी पुस्तक में, और इसका बहुत स्वागत है। और ये मैंने जैसा कहा कि अब उनके 50वें वर्ष में अर्धशतक की बात हुई है। आकाश ने कवर बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि मुझे लगा कि इस कवर को देखकर, किताब की गंभीरता को देखकर मुझे लगा, पहले किताब देखते ही लगा, जैसे मैंने रैपर खोला था मुझे लगा हास्य व्यंग्य की किताब है क्या, कुछ कवर डिजाइन जो है। फिर लगा कि इसमें बूझो तो जानो, शायद चित्रकार भी चाहता है कि बूझिए आप, उसने कुछ पहेलियों को जड़ दिया है और उस पहेलियों में जैसे जैसे आप बूझते जाएंगे वो मास्टर रंजीत का जो नाम है, मतलब अद्भुत, आज तक किसी कथाकार ने अपने जन्म के बारे में नहीं लिख सका। और महाशय नरेंद्र जी जो है वो अपने जन्म की कथा से शुरू करते हैं कि माँ जो है वो हिसार में नहीं वो निकाल पैदा करेंगे, किराए कर आप केवल देखिए बुआ के, और अपने घर ले जाएंगे, अपने घर, अपनी गांव, अपनी मिट्टी, अपना पानी। और अपना पानी लेने के गई कि घर में पानी नहीं था, अंधेरा था, तो पानी की मटकिया या गगरी या बाल्टी या जो भी उठा के लाई सिर पर, और उसके बाद ही पीर शुरू हो गई। यानी भीतर का पानी, जिस पानी में गोल पल के अपना आकार ग्रहण करता है, वो उस पानी, और इस पानी का मैंने सोचा अनजाने ही इस्तेमाल किया है नरेंद्र ने, लेकिन ये पानी का कितना कमाल कि बच्चा जब पैदा होता है, अब सब बच्चे भी बड़े हैं, अभिषेक वगैरह भी बड़े हो रहे हैं, सब पढ़ते हैं, पानी ही पहले छूटता है और फिर जो है बच्चा का होता है। तो ये एक कुछ अद्भुत जन्म से पैदा हुआ, और मास्टर जी को याद करते हो जैसे जैसे बहुत कुछ रोमांचक, कुछ रोमांस भी, कुछ वहाँ काटने वाले बहुत सारे हमारी यहाँ बैठी लड़कियों ने सबने जिक्र किया है, टुकड़े में जो समय सीमा दी गई। देखो ऐसा कहते हैं दुनिया की सबसे छोटी का लोककथा कौन सी, तो रमेश भट्ट इसलिए लिखी थी, दो औरतें डिब्बे में बैठी हुई थी, है ना, लोक कहानी, और खामोशी। यहाँ 2 मिनट के समय में मैं देख रही गजब है, उन्होंने अपने आप को सीमित किया। और ये जो सकारात्मक मुहावरे जो औरत को लेकर के समाज में फैलाए गए, वो तो बोलती है, बोलना शुरू करती तो बोलती चली जाती, तो ऐसा नहीं। गागर सागर की तरफ उन्होंने भी लघुता का ख्याल रखा और उसमें गागर सागर बनने की चेष्टा की। सबने अपने अपने वक्तव्य में छोटे नाम कुछ याद है, लेकिन अब ठीक है, किसी का सुशीला है, किसी का रेणु है, लेकिन ये है कि इस किताब को मैं एक टर्निंग पॉइंट पर ले रही हूँ, और आत्मकथा अपनी लिखी है कथाकार ने, और उसमें जो तीखापन कथा की जो प्रहारात्मकता होती है वो भी मौजूद है। मनुष्यता की बात है, बड़ी बात है। मनुष्यता को वो व्यक्ति पहचान नहीं सकता है जो मनुष्यता, मानवीयता होती क्या है उसका एहसास अपने दिल में न करे। और यहाँ एक बड़ी गाड़ी वाला अमीर एक कथा नहीं, एक संस्मरण। आप देखिए भौतिकता के इस युग में लंबी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, हम सोचते हैं हम एक पूंजीगत एक उसमें व्यवस्था में जीते हुए हमेशा सोचते हैं, और एक सर्वहारा मन जो हमारा है वो सोचता है जो लंबी गाड़ी में चलता है वो अमनुष्य है, उसे क्या परवाह है किसी की अपनी लंबी गाड़ी में जाने, किसकी पसीने की बूंदों को अपने टायर के हर उसमें समाये हुए समोई हुए होगी। लेकिन नहीं, वो ऐसे समय में बल्लभगढ़ या कहाँ बताया गया है
जहाँ पे वो रात में उतर जाता है अपने परिवार के साथ में, और बच्ची को ठंड लग रही है और परेशान है, कोई साधन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एक लंबी गाड़ी वाला व्यक्ति गुजर रहा होता है और उसको इशारा करता है और वो उसे देता है, बैठाता है, और फिर बाद में बच्चा जो है वो अभिषेक रहा होगा, उल्टियाँ करने लगता है, और उसके बावजूद जो है वो गाड़ी वाला कहता है उसकी चिंता मत करिए, वो डर रहा है नहीं। लेकिन जब वो उतरता है तो मानविकता आमने सामने होती है, वो चश्मा भर नहीं है। जब उस गाड़ी में सफर करने वाले परिवार का जो नायक है वो भी इस चीज को महसूस करता है कि कितना बड़ा आदमी है, वो पूंजी के उस ढांचे में कभी सेंध लगाता है, पहचानता है कि गर्भ धारणा हम बना के चलते हैं कि पूंजी जो है हमेशा घातक होती है समाज के लिए। यही एक पूंजीपति अगर इस समझदारी से काम करता है तो कम से कम 1500 की नौकरी भी देता है। बहुत सारी परेशानियां भी जो अनुशासित होनी चाहिए नहीं होती, तो विरोध दूसरी चीज करता है। तो बहुत सारे पक्ष हैं इसके जो इतने छोटे से फ्लेवर में निकल कर आते हैं अपने जीवन के पक्षों को लेकर के चलते हैं, जो कहीं हमारे संवेदी मन को छेड़ देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये अर्धशतक कहीं न कहीं एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है, ये जो किताब आई है ये बड़ी उम्मीद है। और मुझे लगता है ये औरों के बारे में नहीं, एक अंतर यात्रा है ये स्वयं की नरेंद्र की अंतर यात्रा है, अपने ही संस्मरणों के बहाने अपनी आप को खोजने। बहुत बधाई देती हूँ मैं, एक एक कहानी को बोलने जाऊँ तो बहुत बोलूंगी, एक चरित्र है जो याद रह जाएंगे और मन में जो ये भाव रहा कि मैं अपने स्कूल वाला कन्या विद्यालय जो मेरे गांव के घर से 1 किलोमीटर दूर था, और जहाँ मैं स्कूल जाती थी, बैठती थी, बैठती थी, और सैटरडे गरम की याद आ गई कि वो डूबो उसकी नोक में भी एक चीरा लगाती ऐसा करता कि वो तो नरेंद्र ने याद दिला दिया और लगा कि नरेंद्र बाजी मार, हम तो पीछे रह गए उसको लिखने में, हम तो उन सबको लिख ही नहीं सके। बहुत धन्यवाद नरेंद्र, आशीर्वाद तुम्हें ढेरों सभी ने दिए हैं और कमल तुम हमेशा छोड़ी करते। उसके पास इतना समाप्ति में तो पता नहीं कहाँ से उसने खुलजा सिंह का करिश्मा हासिल कर रखा है। वो ऐसी है, देने में विश्वास करती है, और यहाँ डॉक्टर अंजित जी बैठी हैं, हमारी ऋषि लेखिका हैं, जिनकी प्रतिनिधित्व करती हैं हरियाणा की, और आप सब में से कौन कितना है, क्योंकि एक ही चावल एक ही दाना भी हाथ में आया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, ढेरों आशीर्वाद देती हूँ। कमल के पीछे मैं भी खड़ी हूँ, अंजलि के पीछे मैं भी खड़ी हूँ, और आप सबके पीछे भी मैं भी।